नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के इतिहास का जो आपका सेक्शन है, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपकी अनुक्रमणिका है और इसमें टोटल आपकी जो बुक है 4 पार्ट में डिवाइड है। पहले वाला अगर हम देखेंगे तो भूगोल का दिया है, दूसरा हमें इतिहास वाला दिया है, तीसरा आपको राजनीति और चौथा अर्थशास्त्र का दिया है। टोटल अगर हम सप्ताह वाइज देखें तो 8 सप्ताह में आपकी बुक डिवाइड है। आज के इस वीडियो में हम जो आपका इतिहास वाला सेक्शन है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। यह आपको पेज नंबर 29 से लेकर के तो पेज नंबर 48 तक देखने को मिलेगा और सप्ताह 3 और सप्ताह 4 का आपका कार्य है। तो बच्चों, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में आपको बताया जा रहा है। इतिहास वाला आपका टोटल फुल कंप्लीट इस एक ही वीडियो में हो जाएगा। अगर आपको भूगोल या किसी और सेक्शन के आंसर देखने हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मैंने वहां पे अपलोड कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम आपके इतिहास वाले सेक्शन के आंसर देख रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है आपका पेज नंबर 29 और यहाँ से आपका इतिहास वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। टॉपिक नंबर आपका 7 है इतिहास और सबसे पहले हमें दिया गया है समय रेखा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर सही सही विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया जाएगा। सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है और कंप्लीट करना है। सबसे पहले बच्चों, कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे दिया था, रमेश का जन्म 2002 में हुआ है, उसकी माता का जन्म 1979 यानी कि 1979 में हुआ है, पिता का जन्म 1972 में हुआ है, इसे समय रेखा पर अंकित कीजिए। यहाँ पे हमें समय रेखा पर अंकित करना था। पिता का 1972 1972 में हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। माता का 1979 1979 में हुआ, तो ये हमने लिखा। रमेश का 2002 में, ये हमने लिखा। और भविष्य का 2021 में, तो ये हमने लिखा। ठीक है, इस तरह से संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है और लिखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। गतिविधि 1 हमें दी है, सभी विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों की जन्म तारीख समय रेखा पर अंकित करें। तो आपको जन्म तारीख अंकित करनी है आपके परिवार के सदस्यों की। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है दादा और दादी का। तो दादा का जन्म जिस भी सन में हुआ हो उस सन का नाम यहाँ पे डालोगे, और दादी का जन्म जिस भी सन में हुआ हो उसका नाम, उसका ईयर आप यहाँ पे डालेंगे। फिर पिताजी का जन्म जिस ईयर में हुआ वह डालोगे, माताजी का जिसमें हुआ वह डालोगे। यहाँ पे आप अपने खुद का डालोगे और यहाँ पे भविष्य का डालोगे। ठीक है, चलिए ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है। तो पेज नंबर 29 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। गतिविधि 3 आपकी आ जाती है। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें चीज़ें दी गई हैं। तालिका पूर्ण कीजिए। दशक, शताब्दी और सहस्त्राब्दी हमें दिए हैं। कब से कब तक? 1830 का दशक कब से कब तक था? तो 1830 से 1839 तक था। नेक्स्ट है हमारा 1940 का दशक, 1940 से तो 1949 तक था। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी, तो 1801 से लेकर के तो 1900 तक 19वीं शताब्दी थी। फिर है हमारा द्वितीय सहस्त्राब्दी, ये 1001 से लेकर के तो 2000 तक है। 21वीं शताब्दी 2001 से लेकर के तो 2100 तक है। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमें दिया है, क्या हम जानते हैं कि हमारी पुस्तक के प्रयोग किए जाने वाले शब्द जैसे सन 1750 ईस्वी, सन 500 ईसा पूर्व, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 560, 520 था ईसा पूर्व, 300 कॉमन युग आदि का क्या मतलब है? ठीक है, यह हमें दिया है। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दर्शानी है, वह देखिए आप। अतीत प्रथम शताब्दी को ईसा पूर्व में, मध्य बिंदु प्रथम शताब्दी ईस्वी, भविष्य। ठीक है, इस तरह से हमें चीज़ें दी हैं। अब इन्हें भी आप समझ लो। यहाँ पर भी हमने लिख दिया है, ये अतीत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, यहाँ तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, 2021 ये भविष्य। ऐसे ही हमने ये वाले बॉक्स को भी फिल किया है। अगर आपके बुक में ये पहले से फिल नहीं है तो फिर आप यहाँ से देख करके इन्हें कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। गतिविधि 4 हमें दी है, समय रेखा पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। 12वीं शताब्दी ईस्वी, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, 560 ईसा पूर्व और 319 ईस्वी। तो 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व हमारा यहाँ आएगा। नेक्स्ट है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ये यहाँ आएगा। 560 ईसा पूर्व यहाँ आएगा।
319 ईस्वी ये यहाँ आएगा। ठीक है, अब अंग्रेजी में भी जरूर जाने, इस तरह से हमें दिया है। ईस्वी को हम कहते हैं एनो डोमिनी, एडी से लिखते हैं। ईसा पूर्व को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जिसे बीसी से लिखते हैं। ये बच्चों मैंने हाईलाइट किया है ब्लू कलर में, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली वन आपको समझ आए इसके लिए मैंने कर रखा है। आपको ओनली वही चीज़ें लिखनी है जो जिसके लिए आपकी बुक में आपको प्रॉपर जगह दी है वह। शिक्षक की गतिविधि दी है, ये चीज़ भी हम यहाँ पे कर चुके हैं, इन्हें भी आप देख लेना। अब हमसे पूछा है गतिविधि इन्हें भी बताइए, तो इसे हम देखते हैं। झांसी की रानी का जन्म 1828 सामान्य संवत में हुआ। उनका संबंध किस शताब्दी से है? उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो देखिए हमने यहाँ पे सोल्व किया। झांसी की रानी का जन्म 19वीं शताब्दी से है, संबंध 19वीं शताब्दी से है। उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से 72 वर्ष पूर्व हुआ। 1947 1947 सामान्य संवत, 1828 सामान्य संवत, तो 119 वर्ष यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। यदि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 321 सामान्य ईसा पूर्व सामान्य संवत पूर्व में हुआ, तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था? तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व सामान्य संवत पूर्व से था। ठीक है, ये हमने आंसर किया। तो पेज नंबर 31 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से आपका टॉपिक 8 आ जाता है, इतिहास के स्रोत। इसे हम सॉल्व करेंगे। बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। सारे क्वेश्चन का आंसर हम इस एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, इतिहास में जो भी आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दी हैं पढ़ने के लिए, और उपरोक्त जानकारी या अन्य जानकारी का विश्लेषण करो। ठीक है, पहले थोड़ा सा अगर हम पढ़ेंगे तो ठीक से समझ आएगा। शिक्षक अध्याय पढ़ने से पूर्व विद्यार्थियों से दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी से किसी भी एक की जानकारी एकत्रित करने को कहें। विद्यार्थी प्राप्त जानकारी को तालिका में भरें। उदाहरण, दादी की जानकारी, अब वो नहीं रही, देहांत के बाद। पिताजी ने बताया दादी के आधार कार्ड में दादी जी का जन्म 15 अगस्त 1945 में हुआ। छोटी बुआ ने फ़ोन पर जानकारी प्राप्त की कि हमारी दादी जी राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने वीडियो कॉल पर दादी की प्रति दिखाई। बड़ी बुआ ने दादी जी की शादी का वक्त मुझे दिया। मम्मी ने बताया कि दादी जी बहुत अच्छा अचार बनाती थी और उन्होंने मेवे के लड्डू की रेसिपी मुझे बताई। उपरोक्त जानकारी या अन्य जानकारी का विश्लेषण करो। यहाँ पे हमें विश्लेषण करना है। देखिए, सबसे पहले व्यक्ति, दादी, दादी राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी रही हैं। दादी जी की शादी के वक्त मुझे दिया। दादी जी बहुत अच्छा अचार बनाती थी। मेवे के लड्डू की रेसिपी दादी जी से सीखी। नेक्स्ट है हमारा प्राप्त जानकारी। तो 15 अगस्त 1945, छोटी बुआ फ़ोन पर जानकारी, बड़ी बुआ, मम्मी और मम्मी। नेक्स्ट है हमारा जानकारी का स्रोत। अब जानकारी का स्रोत हमें दिया है, जैसे कि आधार कार्ड, वीडियो कॉल पर दादी की प्रति, दादी जी की शादी का समय, परिवार की मौखिक जानकारी और परिवार की मौखिक जानकारी। ठीक है, इन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से आपको लिख लेना है जो मैंने लिखा है। नेक्स्ट हमें दिया है, इसी प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। जैसे कि लिखित स्रोत में पांडुलिपि, ताम्रपत्र और शिलालेख आपके आ जाते हैं। मौखिक स्रोत में वंशावली, लोक साहित्य आते हैं। पुरातात्विक स्रोत में वेद का इतिहास, कविता एवं नाटक, ऐतिहासिक लेख, कलाकृतियाँ का संग्रह, और संस्मरण के अंतर्गत समाचार पत्र, टोला। इस तरह से बच्चों ये हमें पूरा दिया है। चलिए नीचे हम चलते हैं। गतिविधि 1 हमें दी है, विद्यार्थी अपने भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, परदादा दादी की वंशावली के नाम लिखें। मौखिक स्रोत में हमें यहाँ पे दिए हैं, एक पेड़ हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ हमने दादा लिखा है, तो बच्चों यहाँ पे आपको दादा का नाम लिखना है जो आपके दादा का नाम हो। यहाँ पे आपके चाचा का नाम, यहाँ पे आपके भाई का नाम, यहाँ परदादा का नाम, भाई बहन का नाम यहाँ लिखोगे, परदादी का नाम यहाँ, बहन का नाम यहाँ, चाची का यहाँ, दादी का यहाँ, मम्मी का यहाँ, आपके स्वयं का यहाँ। ठीक है, इस तरह से आपको नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ तो मैंने ओनली ऑन दादा दादी लिखा है, आपको उनका नाम लिखना है जो भी उनके नाम हो। शहर के आसपास भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उनकी यात्रा बताइए और पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी प्रदान करें। तो यहाँ हम करेंगे पुरातात्विक स्रोत। ये लिखा, हड़प्पा
पंजाब सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। लोथल गुजरात में प्राचीन बंदरगाह और नगरी है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। कुतुब मीनार दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की ऐतिहासिक इमारत है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में प्राचीन बौद्ध गुफाएं और चित्रकला। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम देखेंगे। विद्यार्थी भारत की कोई ऐतिहासिक कहानी 100 शब्दों में लिखें। तो यहाँ पे हमने झांसी की रानी की कहानी लिखी है। थोड़ा सा जूम कर आपको बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत की महान वीरांगना थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बाल्यकालीन नाम मणिकर्णिका था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करना चाहा तब रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने छोटे पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुई। उनका साहस और देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरणा देती है। ये यहाँ से मैं आपके लिए छोटा भी कर देता हूँ, तो ठीक से आप देख सकते हो और इसे आप नोट कर सकते हैं। चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपका टॉपिक 9, टॉपिक नंबर 9 आपका आ जाता है इंडिया अर्थात भारत। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो भारत एक प्राचीन भूमि है जिसे इसके इतिहास के क्रम में कई नाम दिए गए हैं। ऋग्वेद। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र का नाम सबसे संबद्ध अर्थात 7 नदियों की भूमि थे। सैन्य शब्द सिंधु से आया है जिसका आज से सिंधु नदी या सामान्यतः एक नदी से है। ये मैंने हाईलाइट किया है कुछ कुछ शब्द नीले नीले कलर में, तो इनसे आप कंफ्यूज मत होना, ओनली वन आपको समझने के लिए किए हैं। महाभारत भारतवर्ष का जन्म द्वीप और सम्राट अशोक के अभिलेख, विष्णु पुराण, फारसी, यूनानी, ये सभी चीज़ें हमें दी हैं। इसके नीचे हमें गतिविधि देखने को मिल जाती है जिसका हमें आंसर लिखने हैं। भारत के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित नामों से इस तालिका को पूर्ण कीजिए। फारसी, इसमें हिंदू हिंदू लिखा है। यूनानी इंडाई अथवा एंडिक। लैटिन, इसमें इंडिया लिखा है। अंग्रेजी, इसमें इंडिया। फ्रेंच, इसमें इंडे। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका टॉपिक नंबर 10 है व्यापार से साम्राज्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता। औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन अर्थात एक शक्तिशाली देश द्वारा किसी दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना। उदाहरण, ब्रिटेन द्वारा भारत पर औपनिवेशिक शासन स्थापित करना। देखिए बच्चों, इन बॉक्स में आपको जगह नहीं दी है आंसर लिखने के लिए। मैंने थोड़ी सी जगह बना करके यहाँ पे आंसर लिखा है, लेकिन आपको ओनली वन ये आंसर समझ लेना है। अगर आपकी बुक में जगह नहीं दी तो आप यह आंसर चाहे तो ना लिखें, ठीक है। क्या आपको पता है अंग्रेज भारत कैसे आए और भारत में अपना औपनिवेशिक शासन कैसे स्थापित किया? उत्तर में मैंने लिखा है अंग्रेज व्यापारी के रूप में भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और व्यापार के माध्यम से अपना प्रभाव फैलाते हुए धीरे धीरे भारत में अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित किया। अगर इन क्वेश्चन के आंसर लिखने की जगह आपकी बुक में नहीं दी तो आप अपनी बुक में इन आंसर को ना लिखें। जगह अगर आपको दी है तभी आप लिखिएगा, ठीक है। किस तरह एक कंपनी बनाकर भारत आए और बंगाल में व्यापार करते करते पूरे भारत में भविष्य राज करने लगे, आइए इस पूरी कहानी को सुनते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने ओनली वन आपको समझाने के लिए लिखा है और अगर आपकी बुक में जगह दी है तो फिर आप इन आंसर को लिख सकते हो। यहाँ पे बंगाल की हमें पूरी कहानी दी है और ये है हमारी गतिविधि नंबर 1। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तालिका को पूर्ण कीजिए। बंगाल का नवाब, पलासी का युद्ध वर्ष 1757 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 ईस्वी में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में हुई। अब ये हमें दिया है 18वीं सदी की बात है, ये हमें बताया गया है। आओ अब मराठों के विषय में जाने। मराठों के विषय में पढ़ाया गया है और नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पे हमारी गतिविधि आ जाती है। पेज नंबर 36 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका पेज नंबर 37 आ जाता है। मैसूर के सुल्तान का नाम था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी आएगा। अब है 1761 ईस्वी में बंगाल से कंपनी ने अपने को मिलाया, तो 1761 ईस्वी बंगाल आपका आएगा। गतिविधि नंबर 3 हमारी आ जाती है। इसमें हमें जोड़ी मिलाना है। किस तरह से मिलाएंगे चलिए देखते हैं। टीपू सुल्तान, इसे शेर ए मैसूर से आप मैच करेंगे।
अगला है मैसूर राज्य की राजधानी, तो श्रीरंगपट्टनम थी, यहाँ मैच करोगे। अगला है छत्रपति शिवाजी, मराठा राज्य के संस्थापक आएगा। विलय नीति, इसे हम मैच करेंगे डलहौजी से। पानीपत का तीसरा युद्ध, यह हमारा मैच होगा 1761 से। अंग्रेज मराठा युद्ध, इसे हम मैच करेंगे 1817 से 19 से। मैसूर राज्य के संस्थापक, इसे हम मैच करेंगे हैदर अली से। यह हमारा हो चुका है कंप्लीट। चलिए अब हम देखते हैं गतिविधि नंबर 4 हमें दिया गया है, अंग्रेज एवं मराठा युद्ध और मैसूर एवं अंग्रेज का युद्ध। तो गतिविधि 4 हमें दी है, इसे हम सॉल्व करेंगे, पूर्ण करना है। अंग्रेज एवं मराठों के बीच 3 युद्ध लड़े गए, आंसर में हम क्या करेंगे 3। नेक्स्ट है मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध लड़े गए, इसमें हम लिखेंगे 4। अब टॉपिक नंबर 11 हमारा आ जाता है, इसमें दिया है 1857 का विद्रोह। आप जानते हैं 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। यह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और उत्तरी व मध्य भारत के कई हिस्सों में फैल गया। यहाँ पे विद्रोह के कारण भी बताए गए हैं, ठीक है। विद्रोह के कुछ प्रमुख कारण थे, इन्हें आपको याद रखना जरूरी है। जैसे भारतीय सैनिकों के साथ उस समय भेदभाव किया जाता था, गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, अंग्रेजों की धार्मिक व सामाजिक दखलंदाजी थी, राजाओं के राज्यों को विलय नीति के तहत छीनना और ब्रिटिश सरकार की आर्थिक और भूमि नीतियां। विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के नाम भी यहाँ पे दिए हैं, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहेब, ये प्रमुख नेता थे। विद्रोह के परिणाम भी यहाँ पे बताए गए हैं 1857 के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपे, सेना ने भारतीय खिलाड़ियों का अनुपात कम किया और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ी, भारतीय खिलाड़ियों को देशभक्ति एवं पूर्वजों को संजोने की शुरू, इस तरह से हमें दिए हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारी गतिविधि नंबर 1 स्टार्ट हो जाती है, इसके आंसर हम देखेंगे। 1857 के विद्रोह के कोई 2 कारण। अभी बच्चों हमने विद्रोह के कारण पढ़े थे, चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग किया जाता था, है ना, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो 1857 के विद्रोह की कोई 2 कारण हमें लिखने हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है, ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीतियां तथा भारतीयों का आर्थिक शोषण, सेना में भेदभाव, कारतूस विवाद तथा धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना। गतिविधि नंबर 2, 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं को उनके स्थान से मिलाइए। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, इन्हें हम झांसी से मिलाएंगे। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह को हम मैच करेंगे बिहार से, क्योंकि ये बिहार से थे। तात्या टोपे कानपुर से थे। नाना साहेब कानपुर से थे। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से थी और बहादुर शाह जफर दिल्ली से था। तो ये हमने सॉल्व किया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपकी गतिविधि 3 आ जाती है, इसे 1857 के विद्रोह की कोई 2 परिणाम लिखिए। अंग्रेजों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत हुई। तो ये हमने 2 कारण लिखे। अब है फ्रांस की क्रांति। क्या आप जानते हैं यूरोप के फ्रांस में हुई फ्रांस की ऐतिहासिक क्रांति एक जन आंदोलन थी, जिसने राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की नींव रखी। क्रांति के कारण बताए गए हैं। आइए फ्रांस की क्रांति के घटनाक्रम को समझते हैं। तो ये घटनाक्रम हमें दिया है, नीचे हम चलेंगे। क्रांति के जो नेता थे उनके बारे में बताया गया है। फ्रांस की क्रांति के परिणाम यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें मैच करना था, तो किस तरह से मैच करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखो जोड़ी का सही मिलान कुछ इस तरह से होगा। बास्तिल के किले पर हमला 1789 में हुआ था, तो यहाँ मैच करेंगे। राजशाही समाप्त 1792 में हुई थी, तो यहाँ मैच करेंगे। जो रोडोस्पियर था इसका आतंक 1793 से 94 तक रहा और नेपोलियन का शासन आरंभ तो 1799 से हुआ। इस तरह से आपको जोड़ी मैच करनी है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गतिविधि नंबर 5 हमें दी है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख नेताओं के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जॉर्ज डेंटन, जो पोलमारा, जैक लुई डेविड। गतिविधि 6 हमारी आ जाती है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम हमें लिखने हैं। तो सामंतवाद और निरंकुश शासन का अंत हुआ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा
मिला। अब है हमारे पास रूस की क्रांति। विद्यार्थियों, भारत के 1857 1857 के विद्रोह, फ्रांस की 1789 की क्रांति जैसी ही एक और क्रांति एक ऐतिहासिक राजनीतिक क्रांति थी जो 1917 में यूरोप के रूस में हुई, जिसने राजशाही को खत्म कर दिया और सोवियत संघ की स्थापना हुई। 1917 की रूसी क्रांति के कारण जाने। यहाँ पे कुछ कारण हमें दिए हैं। 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के नाम यहाँ पे दिए हैं। रूस की क्रांति के परिणाम यहाँ पे बताए गए हैं। उद्योगों एवं जमीनों का राष्ट्रीयकरण हुआ, साक्षरता का विस्तार हुआ, राजशाही समाप्त हुई और सोवियत संघ का गठन हुआ। गतिविधि नंबर 7 हमसे यहाँ पे पूछी है, 1917 की रूस की क्रांति के 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पे हमने लिखा जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश शासन और भारी गरीबी, बेरोजगारी और असमानता। गतिविधि 8 हमें दी है, 1917 की रूस की क्रांति के 4 नेताओं के नाम हमें लिखने थे। तो पहला हमने लिखा व्लादिमीर लेनिन, दूसरा जोसेफ स्टालिन, तीसरा लियोन ट्रॉट्स्की, चौथा ग्रिगोरी ज़ेनोविएव। गतिविधि नंबर 9 हमारी आ जाती है, रूस की क्रांति के 2 परिणाम हमें लिखना है। पहला होगा राजशाही समाप्त, दूसरा होगा सोवियत संघ का गठन। अब है हमारे पास टॉपिक नंबर 12, इतिहास की विचारधाराएं। इन्हें हम सॉल्व करेंगे। शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्नोत्तरी करते हैं। शिक्षक, राष्ट्र एकता व पहचान को सर्वोपरि मानना क्या कहलाता है? सीमा बोलती है राष्ट्रवाद। शिक्षक बोलते हैं शानदार सीमा। बताइए उदारवाद क्या है? ललिता बोलती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकार, लोकतंत्र। शिक्षक बोलते हैं बहुत अच्छा ललिता। परंपराओं व स्थापित मूल्यों का समर्थन किन विचारधारा में होता है? रवि बोलता है रूढ़िवाद, परंपरावाद। शिक्षक बोलते हैं अद्भुत रवि। नाजीवाद बताएं। सुनीता बोलती है हिटलर का नस्लवादी, तानाशाही, सैन्यवाद का विरोध का दमन नाजीवाद है। आइए इतिहास में प्रयुक्त कुछ विचारधाराओं वाद के बारे में जानते हैं। राजनीतिकवाद यहाँ पे दिए हैं, राष्ट्रवाद, उदारवाद, रूढ़िवाद, कट्टरतावाद और फांसीवाद, नाजीवाद, लोकतंत्रवाद। इस तरह से आर्थिकवाद दिए हैं, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, सामंतवाद, वैश्वीकरणवाद और उपभोक्तावाद भी इसी में आता है। तो यहाँ पे वैश्विक सत्ता संबंधी कुछ चीज हमें दी हैं, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से रिलेटेड। अब हम देखते हैं गतिविधि नंबर 1 जो हमें दी है, उपरोक्त प्रश्नोत्तरी के लिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर खेल खेल में अध्ययन अध्यापन करवाएं। गतिविधि 1 तो ये आपके स्कूल में ही करने का कार्य है, इसमें लिखने जैसा कुछ नहीं है। गतिविधि 2 में हमें एक जोड़ी दी है, इसे हम स्तंभ आ से स्तंभ बा को मिलाएंगे। उत्पादन के साधन समाज राज्य के नियंत्रण में, इसे पहले वाले को हम मैच करेंगे कहाँ? साम्राज्यवाद से। वर्गहीन समाज, निजी संपत्ति समाप्त, इसे हम साम्यवाद से ही मैच करेंगे। इतिहास का वर्ग संघर्ष, श्रमिक नेतृत्व, इसे मार्क्सवाद से मैच करेंगे। जमींदार आधारित सामाजिक आर्थिक अवस्था, इसे हम सामंतवाद से मैच करेंगे। नेक्स्ट है निजी संपत्ति बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, इसे हम पूंजीवाद से मैच करेंगे। उपभोक्ता उपभोग को प्राथमिकता, तो ये हमारा होगा उपभोक्तावाद से। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, वैश्वीकरणवाद। तो ये हम मैच कर चुके हैं, इस तरह से हमें मैच करना था। पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हैं ताकि आपको समझ आए ठीक से। गतिविधि नंबर 3 आपकी आ जाती है, इसे हम सॉल्व करेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए शब्दों से कीजिए। पहले वाला हमें दिया है साम्राज्यवाद एक देश द्वारा दूसरे देशों के संसाधनों का दोहन अपने हित में करना या साम्राज्यवाद कहलाता है। दूसरे देशों में एक देश का सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक विस्तार उपनिवेशवाद कहलाता है। जब राज्य धर्म से अलग तथा सबके लिए समान हो तो धर्मनिरपेक्षवाद कहलाता है। नर नारी में समान अधिकार, लिंग समानता है। अगला है हमारा टॉपिक नंबर 13, टॉपिक नंबर 13, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। कहानी मेरे देश की। भारत में 1857 1857 के विद्रोह के बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके नेतृत्वकर्ता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता रहे। इस तरह से पूरा हमें दिया है। आइए महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए आंदोलनों को समझते हैं। तो महात्मा गांधी का आगमन 1915 में हुआ विदेश से। 1917 में भारत का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया, जो पूर्ण रूप से सफल रहा। बच्चों ये हाईलाइट किए हैं कुछ कुछ शब्द ब्लू कलर में, तो इन्हें आप आंसर मत समझना, ओनली ऑन आपको समझाने के लिए किए हैं। आपकी बुक में आपको ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो चलो इन्हें स्किप करते हैं और गतिविधि नंबर 1 पर हम आ जाते हैं। रिक्त स्थान भरते हुए वाक्यों को पूर्ण कीजिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। फिरोज शाह मेहता दादा भाई नौरोजी प्रमुख नेता थे। उत्तर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले का आएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है हमारा सन 1915 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। गतिविधि 2 हमारी आ जाती है। आंदोलन के नाम और वर्ष हमें लिखना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलनों को लिखिए। तो चंपारण सत्याग्रह उन्होंने चलाया था 1917 में। असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 से 1922 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया 1930 से 32 तक। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया 1942 तक। ये आपको करना है। गतिविधि 3 में हमें जोड़ी मिलानी है। किस तरह से मिलाएंगे चलिए देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो फर्स्ट वाले को हम सी से मैच करेंगे। नेक्स्ट है भारत आज़ाद हुआ। तो लगभग सभी लोगों को पता है भारत जो है 1945 में आज़ाद हुआ था। 1945 यहाँ पे है। वैसे जो पूर्ण स्वतंत्रता थी 15 अगस्त 1947 को हुई थी, लेकिन यहाँ पे हम देखिए कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं। बच्चों मैच द कॉलम्स में वैसे आपका 1945 की जगह 1947 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1945 ही हमें दिया है, इसलिए हम 1945 से मैच कर रहे हैं। तो पहला जो आपको दिया है कांग्रेस की स्थापना 1885, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हुआ था। यहाँ पे 1945 ही हमें दिया, इसलिए मैच कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 32 तक चला। चंपारण जो आंदोलन था 1917। करो या मरो का नारा ये आपका हो जाएगा 1942। गांधी जी की मृत्यु इसे हम मैच करेंगे 1948। गांधी जी भारत आए इसे हम मैच करेंगे 1915। नेक्स्ट है हमारा खेड़ा सत्याग्रह 1917। वैसे ये 1918 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 17 है तो हम 17 से मैच करेंगे। तो इस तरह से आप जोड़ी मैच कर लोगे। अब गतिविधि 4 हमारी है, प्रश्नोत्तरी करके दी है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आंसर में हम करेंगे महात्मा गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लिया। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। तो अब हमारे पास में है टॉपिक नंबर 14, आदिवासी जनजाति एवं दिकू। तो ये बच्चों इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तो बस मैंने ऐसे ही लिख दिए थे, इन्हें आप मत लिखना, ठीक है? ये लिखने के लिए नहीं है। इसमें आपसे कहा था ओनली एक के बाद एक बच्चे को ये पढ़ना है, ठीक है? तो ये जो मैंने लिखे हैं ये आंसर आप मत लिखना, ठीक है? आपको आंसर लिखना है यहाँ से, जो आपकी गतिविधि दी है यहाँ से, ठीक है? तो यह है आपकी गतिविधि नंबर 2। मध्य प्रदेश में रहने वाली जनजातियों के नाम व उनके क्षेत्र हमें बताने हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा क्या क्या? गोंड जनजाति मंडला बालाघाट डिंडोरी छिंदवाड़ा में, भील झाबुआ अलीराजपुर धार खरगोन में, बेगा डिंडोरी मंडला सहडोल उमरिया में, सहरिया शिवपुरी गुना अशोकनगर टीकमगढ़ में। अब बच्चों यहाँ पे आपका टॉपिक नंबर 15 आ जाता है, जो आपके राजनीति विज्ञान का है। तो हमने इस वीडियो में आपका ओनली ऑन इतिहास वाला सेक्शन कंप्लीट किया है। अगर आपको इसके कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो फिर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर हमने आपको कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन करा रखा है सारे सब्जेक्ट के। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको सारे वीडियोज़ के लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं।